23 मई 2026 की रात बुडापेस्ट के स्टेडियम में जश्न का माहौल था। पीएसजी यानी पेरिस सेंट जर्मेन ने आर्सेनल को हराकर यूरोप का सबसे बड़ा खिताब अपने नाम किया था। खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे और फैंस जीत के नशे में झूम रहे थे। ये पल किसी भी फुटबॉल फैन के लिए सपने के सच होने जैसा था। पेनल्टी शूटआउट में मिली जीत के बाद पूरे फ्रांस में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन उसी वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस में कुछ और ही चल रहा था। वहां जश्न के नाम पर सड़कों को आग के हवाले कर दिया गया। गाड़ियां धूं कर जल रही थी और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था। पुलिस और फैंस के बीच भयानक हिंसक झड़पें हो रही थी। पिछले साल भी ठीक ऐसा ही हुआ था, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सवाल तो ये है कि जो शहर प्यार और रोमांस के लिए जाना जाता है, वो कुछ ही घंटों में युद्ध के मैदान में कैसे बदल गया। जब टीम जीती तो फ्रांस के लोगों ने अपना ही शहर क्यों जला दिया। दरअसल आजकल पेशेवर खेल सिर्फ कुछ घंटों का मनोरंजन नहीं रहे। ये लोगों की सामाजिक पहचान, उनकी क्षेत्रीय सम्मान और गहरे मनोवैज्ञानिक जुनून से जुड़ चुके हैं। मैदान के अंदर जो जज्बात उबलते हैं वो बाहर आकर दंगे का रूप ले लेते हैं। खेल के नाम पर होने वाला ये सामूहिक अंधापन सभ्य समाज के लिए खतरे की घंटी है। अनकही में आज सिर्फ पेरिस पे हुए उपद्रव के बारे में बात नहीं होगी। हम फ्रांस और पूरे यूरोप में खेल के कारण हुए खूनी इतिहास के पन्ने पलटेंगे। हम उस मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी आम इंसान को कुछ ही पल में हिंसक भीड़ का हिस्सा बना देती है। जीत का ये पागलपन किस हद तक जा सकता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। कई समाज शास्त्री मानते हैं कि भीड़ के मनोविज्ञान को समझे बिना इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। मैं इसी मनोविज्ञान के पीछे का सच आपके सामने लाऊंगी। फ्रांस में तबाही की शुरुआत रेफरी की आखिरी सीटी के साथ हुई। पीएसजी की जीत के बाद बड़ी संख्या में फैंस फ्रांस की सड़कों पर उतरे। इस दौरान पेरिस के मशहूर चैम्प्स एलिसीज इलाके में 20,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए। शुरुआत में भीड़ सिर्फ अपनी टीम की जीत का जश्न मना रही थी। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी और लोग कारों के हॉर्न बजाकर खुशी का इजहार कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, जश्न का रंग बदलने लगा। शराब का नशा और भीड़ की आक्रामकता अपना असर दिखाने लगी। खुशी मनाने वाले लोग अचानक हिंसक उपद्रवियों में बदल गए। उन्होंने सड़कों पर खड़ी इलेक्ट्रिक साइकिलों को चुन चुन कर आग लगाना शुरू कर दिया। दुकानों के शीशे तोड़ दिए और भारी लूटपाट मच गई। बर्बरता का आलम यह था कि दर्जनों गाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बस शेल्टर चकनाचूर कर दिए गए। हिंसा सिर्फ इसी इलाके तक सीमित नहीं रही। पश्चिमी पेरिस में पीएसजी के घरेलू मैदान पार्क डेस प्रिंसेस के बाहर भी हजारों लोग बड़ी स्क्रीन पर मैच देख रहे थे। जीत के बाद वहां भी भयंकर झड़पें शुरू हो गई। करीब 150 लोगों के गुट ने स्टेडियम का गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। उपद्रवियों ने किराए की साइकिलों से सड़क पर बड़े बड़े बैरिकेड्स बना दिए ताकि पुलिस उन्हें रोक ना पाए। जब पुलिस ने दखल दिया तो भीड़ ने उन पर आतिशबाजी की और ज्वलनशील पदार्थ फेंकने शुरू कर दिए। दंगाइयों के गुट ने पेरिस के मेन रिंग रोड पर धावा बोलकर ट्रैफिक जाम कर दिया। हद तो तब हो गई जब पेरिस के सबसे पॉश 8th अरोंडिसमेंट इलाके में पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। भीड़ ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया। इसी अफरा तफरी के बीच तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर रेस्टोरेंट की छत से टकरा गई। इसमें कई लोग घायल हो गए और कुछ की हालत बेहद गंभीर थी। हालांकि मैच को देखते हुए फ्रांस की सरकार ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए थे। पूरे देश में 22,000 पुलिस वाले तैनात थे, जिनमें से अकेले पेरिस में 8,000 मुस्तैद थे। राजधानी की सड़कों को किसी सैन्य छावनी में बदल दिया गया था। ट्राम और मेट्रो सेवाएं पहले ही रोक दी गई थी। दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों पर लकड़ियों के मजबूत बोर्ड्स लगा दिए थे। इतनी बड़ी तैयारी के बावजूद पुलिस इस बेकाबू जनसैलाब के सामने बौनी साबित हुई। भीड़ को खदेड़ने के लिए भारी मात्रा में आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज हुआ। सीन नदी के किनारे लगी आग के धुएं से आसमान काला हो गया। कुछ समय के लिए एफिल टावर भी धुएं में छिप गया था। पेरिस पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे फ्रांस में 780 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें से 480 लोग राजधानी पेरिस और उसके आसपास के इलाकों से पकड़े गए।
हैरान करने वाली बात यह थी कि पकड़े गए लोगों में 82 नाबालिग लोग थे, जो दिखाता है कि युवाओं में हिंसा की संस्कृति कितनी गहराई तक फैल चुकी है। इस बवाल में 57 पुलिस अधिकारी घायल हुए, जिनमें से 7 की हालत बहुत गंभीर थी। पेरिस के अलावा फ्रांस के 15 शहरों में भी तोड़फोड़ की घटनाएं दर्ज की गई। 30 मई की रात इस भारी तबाही के बाद यानी 31 मई को रविवार के दिन नजारा बिल्कुल अलग था। एफिल टावर के पास शाम डिमार्स में जीत की परेड का आयोजन किया गया। लाख से ज्यादा फैंस शांति से खड़े थे। टीम के कप्तान मार्किनहोस और कोच लुइस एनरिक ने ट्रॉफी का प्रदर्शन किया। बाद में राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने भी एलिसी पैलेस में खिलाड़ियों की मेजबानी की। शनिवार की खौफनाक रात और रविवार की शांति के बीच का ये विरोधाभास समझना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि फ्रांस में ऐसी तबाही पहली बार हुई है। पिछले साल यानी मई 2025 में भी यही सब हुआ था। तब पीएसजी ने अपना पहला चैंपियंस लीग खिताब जीता था। उस वक्त भी पेरिस में इसी स्तर का भयंकर बवाल मचा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 की हिंसा तो इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और कुछ की जान भी चली गई थी। तब भी पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हुआ था। इतिहास ने 2026 में खुद को हूबहू दोहराया है। ये बवाल सिर्फ बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट तक सीमित नहीं है। फ्रांस के घरेलू मैचों में भी खूनी खेल का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ सबसे बड़ी दुश्मनी पीएसजी और मार्से के बीच है। फुटबॉल की दुनिया में ले क्लासिक कहा जाता है। ये सिर्फ 2 टीमों का मैच नहीं होता, बल्कि 2 अलग अलग वर्गों की लड़ाई है। पेरिस को अमीर और रसूखदार लोगों का शहर माना जाता है, वहीं मार्सेले दक्षिण फ्रांस का वो हिस्सा है जहां ज्यादातर मेहनतकश और मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। अमीर और गरीब की ये खाई मैदान पर अक्सर खूनी खेल का रूप ले लेती है। 1990 के दशक में इस दुश्मनी ने सारी हदें पार कर दी थी। मई 1993 में दोनों टीम्स के फैंस के बीच भयंकर मारपीट हुई थी। इसमें दर्जनों लोग घायल हुए थे। इसके बाद अप्रैल 1995 में तो इतिहास की सबसे खौफनाक झड़प हुई। पुलिस को हालात काबू करने के लिए भारी बल प्रयोग करना पड़ा। करीब 150 लोग गिरफ्तार हुए और कई पुलिस वाले गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचे। हिंसा का ये दौर यहीं नहीं रुका। साल 2006 में इजरायली फैन पर हुए नस्लवादी हमले के दौरान पुलिस वाले को गोली चलानी पड़ी थी। इसमें पीएसजी के समर्थक की मौत हो गई। इसके अलावा मार्से के फैंस ने विरोधी खिलाड़ियों के पुतले भी फांसी पर लटकाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस में हिंसा सिर्फ विरोधी टीमों के बीच नहीं होती है। कई बार अपने ही लोग खून के प्यासे हो जाते हैं। फरवरी 2010 में मार्से ने पेरिस को उसी के घर में हरा दिया था। इस हार के बाद पीएसजी के अपने ही समर्थक आपस में भिड़ गए। उनके अलग अलग कट्टर गुटों के बीच सड़कों पर युद्ध छिड़ गया। इस लड़ाई में एक समर्थक की जान चली गई। इसके बाद सरकार को मजबूरन इन समर्थक गुटों पर पूरी तरह से बैन लगाना पड़ा था। फ्रांस की धरती पर जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है, वहां अक्सर दंगे भड़कते हैं। जून 2016 में फ्रांस ने यूरोपीय चैंपियनशिप को होस्ट किया था। उस दौरान मार्से शहर सच में युद्ध के मैदान में बदल गया था। इंग्लैंड और रूस के मैच के दौरान दोनों देशों के समर्थकों ने 3 दिनों तक लगातार दंगे किए थे। बीबीसी के मुताबिक रूसी गुंडों ने अंग्रेजी फैंस पर लोहे की रॉड और बॉटल्स से जानलेवा हमले किए थे। मैच ड्रॉ होने के फौरन बाद रूसी फैंस ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और अंग्रेजी फैंस के ब्लॉक पर धावा बोल दिया। औरतों और बच्चों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। ओल्ड पोर्ट इलाके में बियर की बोतल्स और कुर्सियों से हमले हुए। हालात संभालने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। 2022 में भी ऐसा ही डरावना मंजर देखने को मिला। फ्रांसीसी क्लब ओजीसी नीस और जर्मन क्लब एफसी कोलोन के फैंस स्टेडियम के अंदर ही आपस में लड़ पड़े। कुर्सियां उखाड़कर फेंकी गई और मैदान पर अफरा तफरी मच गई। फैंस ने आग लगाने वाले फ्लेयर्स का इस्तेमाल हथियारों की तरह किया। इस बर्बरता के कारण मैच शुरू होने में लगभग घंटे भर की देरी हुई। ये सब देखकर यही सवाल उठता है कि खेल के नाम पर इतना खून क्यों बहता है और इसके पीछे कौन सी मानसिकता काम करती है।
इस पर आगे बात करूंगी। पहले ये जान लीजिए कि ये हिंसक बीमारी पूरे यूरोप में फैली कैसे। फुटबॉल से जुड़ी इस गुंडागर्दी को इतिहास में इंग्लिश डिजीज कहा जाता है। 60 से 80 के दशक के बीच ब्रिटेन में इसका सबसे उग्र रूप दिखा था। वहां फर्म्स नाम के कट्टर गुट बन गए थे, जिनका मकसद सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट करना नहीं था। ये लोग विरोधी फैंस को डराने और उन पर हमले करने के लिए जाने जाते थे। धीरे धीरे ये बीमारी इंग्लैंड की सीमाओं को पार कर गई और इसने पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया। खेल के इतिहास का सबसे खौफनाक दिन 29 मई 1985 को आया। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हेसल स्टेडियम के अंदर मौत का तांडव हुआ था। वो यूरोपीय कप का फाइनल मैच था। इंग्लैंड की टीम लिवरपूल का मुकाबला इटली की जुवेंटस से हो रहा था। स्टेडियम बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था। भीड़ को रोकने के लिए सिर्फ जालीदार बाड़ लगाई गई थी। प्रशासन ने लिवरपूल के कट्टर फैंस के ठीक बगल में न्यूट्रल ब्लॉक बना दिया था। इटली के कई फैंस ने एजेंट से उसी ब्लॉक के टिकट खरीद लिए थे। मैच शुरू होने से घंटे भर पहले लिवरपूल के समर्थकों ने जाली तोड़ दी। उन्होंने इटली के फैंस पर हमला बोल दिया। वो जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागे। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि पुरानी कंक्रीट की दीवार भरभरा कर गिर गई। बीबीसी के मुताबिक हादसे में 39 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। करीब 600 लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। मरने वालों में 32 लोग इटली के थे और कुछ छोटे बच्चे भी शामिल थे। दीवार गिरने के बाद भी खून खराबा नहीं रुका। इटली के फैंस ने बदले की आग में पुलिस के साथ 2 घंटे तक लड़ाई की। मैच रद्द करने के बजाय अधिकारियों ने खेल जारी रखा ताकि बाहर और दंगे ना भड़के। इस त्रासदी के बाद UEFA यानी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस ने सख्त कदम उठाया। सभी अंग्रेजी फुटबॉल क्लब्स को यूरोपियन टूर्नामेंट से अनिश्चितकाल के लिए बाहर कर दिया गया। मई 2026 में इस त्रासदी को पूरे 41 साल हो गए। इसी मौके पर लिवरपूल क्लब ने अपने स्टेडियम में फॉरएवर बाउंड नाम का स्मारक बनाया है। इटली के संगमरमर से बने इस स्मारक में जुवेंटस और लिवरपूल के स्कार्फ आपस में बंधे हुए दिखाए गए हैं। ये उन 39 निर्दोष लोगों की याद में बनाया है जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवा दी थी। इटली में भी फुटबॉल की बीमारी बहुत पुरानी है। वहां अल्ट्रा नाम के संगठित गुट काम करते हैं जो पुलिस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। 2 फरवरी 2007 को इटली के कैटेनिया में पालेर्मो एफसी और कैटेनिया एफसी के बीच मुकाबला चल रहा था। इस मैच के लिए 1500 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात किए गए थे। खेल के 58वें मिनट में पालेर्मो के समर्थकों ने आंसू गैस के गोले छोड़े जो मैदान पर आ गिरे, जिससे खिलाड़ियों का दम घुटने लगा और खेल को 40 मिनट तक रोकना पड़ा। मैच खत्म होते ही स्टेडियम के बाहर असली युद्ध शुरू हो गया। कैटेनिया के नकाबपोश हुड़दंगियों ने लोहे की छड़ों और विस्फोटकों से पुलिस पर हमला कर दिया। उस झड़प में 38 साल के पुलिस अधिकारी फिलिप्पो रसीटी की मौत हो गई। तभी इटालियन फुटबॉल फेडरेशन ने फौरन सभी मैच अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिए। इसके बाद इटली के खेल कानूनों को हमेशा के लिए बदल दिया गया। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि किसी टीम के फैंस इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक दफ्तर में शांति से काम करने वाले लोग शनिवार की रात दंगाई कैसे बन जाते हैं। खेल देखने आया इंसान अचानक शैतान में कैसे तब्दील हो जाता है। चलिए इसके पीछे के मनोविज्ञान को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जब इंसान विशाल भीड़ का हिस्सा बनता है तो उसके दिमाग का काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। इसे साइकोलॉजी में कई अलग अलग सिद्धांतों से समझाया गया है। सबसे प्रमुख है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी यानी सामाजिक पहचान का सिद्धांत। इसके मुताबिक इंसान अपना आत्मसम्मान अपनी पसंदीदा टीम से जोड़ लेता है। टीम की जीत उसे अपनी निजी जीत लगने लगती है। टीम की हार उसके लिए अपमान बन जाती है। यहीं से हम बनाम वो वाली खतरनाक मानसिकता जन्म लेती है। विरोधी टीम के फैंस उन्हें जानी दुश्मन लगने लगते हैं। ऐसा आपने अपने यहाँ भारत में भी देखा होगा। आईपीएल की टीमों को लेकर लोगों के अंदर कुछ इसी तरह की भावनाएं होती हैं।
जब ये जुनून हद से पार हो जाता है तो विज्ञान में उसे आइडेंटिटी फ्यूजन कहते हैं। इसका मतलब है अपनी और अपनी टीम की पहचान को पूरी तरह से मिला देना। इसमें इंसान अपनी खुद की पहचान पूरी तरह से भूल जाता है, वो सिर्फ उस समर्थक गुट का हिस्सा बनकर रह जाता है। ऐसे कट्टर फैंस अपनी टीम के सम्मान के लिए जान देने और लेने को भी तैयार हो जाते हैं। उनके लिए यह अपराध नहीं होता बल्कि गर्व की बात होती है। दंगे सिर्फ कट्टर लोग ही नहीं करते, कई बार आम नागरिक भी इसमें शामिल हो जाते हैं। विज्ञान में इसे डी इंडिविजुएशन कहते हैं। इसका मतलब है भीड़ में अपनी पहचान खो देना। 20,000 लोगों की भीड़ के बीच इंसान को लगता है कि उसे कोई नहीं पहचान पाएगा, वो अपनी सारी नैतिकता पीछे छोड़ देता है। चीन में फुटबॉल फैंस के बर्ताव पर रिसर्च की गई थी। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट रिव्यू नाम के जर्नल के मुताबिक भीड़ में होने पर आम इंसान भी हिंसक काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। भीड़ के दबाव में वो सब कर बैठता है जो अकेले में कभी नहीं करेगा। हारने पर तो लोग दंगा करते ही हैं, लेकिन जीत के बाद अपने ही शहर को आग के हवाले करने का क्या मतलब बनता है? जैसा 30 मई की रात फ्रांस में देखने को मिला। समाजशास्त्र में इसे विक्ट्री राइट्स कहा जाता है। अपनी ही जीत पर तबाही मचाना बहुत बड़ा विरोधाभास है। ऐसा शरीर में होने वाले रासायनिक बदलावों के कारण होता है। खिताबी मैच देखने के दौरान शरीर में बहुत ज्यादा एड्रेनलिन हार्मोन बन जाता है। जीत के बाद अचानक पैदा हुई इस ऊर्जा को बाहर निकालने का कोई सही रास्ता नहीं मिलता। खुशी के उन चरम पलों में फैंस को भ्रम हो जाता है कि आज रात तो सब कुछ माफ है। उन्हें लगता है कि वो शहर के मालिक बन गए हैं। इसी भ्रम में वो गाड़ियां फूंकने और लूटपाट करने लगते हैं। ये सब सिर्फ फ्रांस या यूरोप में नहीं होता है। अमेरिका का इतिहास भी ऐसे जीत के दंगों से भरा पड़ा है। NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भी कई बार जश्न भारी तबाही में बदला है। 1992 में शिकागो बुल्स की ऐतिहासिक बास्केटबॉल जीत के बाद भयंकर दंगे हुए थे। उन दंगों में 1700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे और सैकड़ों पुलिस वैन्स में तोड़फोड़ की गई थी। 2010 में लॉस एंजलिस लेकर्स की जीत के बाद भी ऐसा ही खौफनाक मंजर दिखा था। भीड़ का यह हिंसक बर्ताव छूत की बीमारी की तरह फैलता है। विज्ञान में इसे कंटेजियन थ्योरी कहा जाता है। जब हजारों लोगों के बीच कुछ उपद्रवी तोड़फोड़ शुरू करते हैं तो बाकी लोग भी उन्हें देखकर भड़क जाते हैं। इसे पैक मेंटेलिटी यानी कि झुंड वाली मानसिकता कहा जाता है। इसमें इंसान का दिमाग जानवरों की तरह काम करने लगता है। इस पूरी तबाही में शराब सबसे बड़े उत्प्रेरक का काम करती है। शराब इंसानी दिमाग के उस हिस्से को सुन्न कर देती है जो उसे गलत काम करने से रोकता है। स्टेडियम के बाहर शराब का भारी नशा, हजारों की भीड़ और जीत का पागलपन, ये सब मिलकर खतरनाक बारूद बनाते हैं। यही बारूद शनिवार की रात पेरिस की सड़कों पर फटा था। इंसानी दिमाग का ये खेल बहुत उलझा हुआ है। जीत की खुशी कब तबाही में बदल जाए ये कोई नहीं जानता। तो अब सवाल उठना लाजमी है कि इस खूनी खेल को आखिर कैसे रोका जाए। पेरिस में हुए दंगे अचानक भड़की आग नहीं थी। ये यूरोप की फुटबॉल संस्कृति और फ्रांसीसी पुलिस के गलत तरीकों का नतीजा थे। पुलिस का काम माहौल को शांत करना होता है, लेकिन फ्रांस का पुलिसिंग मॉडल पूरी तरह फेल हो चुका है। 2022 में UEFA ने पेरिस में हुए बवाल पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी थी, जिसके मुताबिक फ्रांस की पुलिस जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करती है। बिना वजह शांतिपूर्ण भीड़ पर आंसू गैस और काली मिर्च के स्प्रे का इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट में कहा गया कि खेल के जश्न में ऐसे हथियारों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब पुलिस फैंस के साथ खतरनाक मुजरिमों जैसा बर्ताव करेगी तो हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। पुलिस का ये एक्शन फैंस को और ज्यादा भड़काता है। पुलिस के डराने वाले रवैये से फैंस का आइडेंटिटी फ्यूजन गहरा हो जाता है। वो पुलिस को अपना दुश्मन मान बैठते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। इसी साल अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप होना है। दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों को इस तबाही से सबक लेना होगा। भीड़ को काबू करने के लिए सिर्फ बंदूक और डंडे काम नहीं आएंगे। पुलिस को अब डी-एस्केलेशन यानी तनाव कम करने की आधुनिक तकनीक अपनानी होगी। खेल प्रशासकों को फुटबॉल की कट्टर गुटों के साथ बैठकर बात करनी होगी। उस मानसिकता को बदलना होगा जहां हिंसा को शौर्य और बहादुरी माना जाता है। इसलिए खेल को अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए।
अगर पुलिसिंग के पुराने तरीके नहीं बदले गए तो खेल के ऐसे उत्सव भविष्य में भी तबाही लाते रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के अनकही में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।